कंगना रनौत पहले तो जाके बयान देती हैं कि किसान जो है रेपिस्ट हैं, ऐसे तरीके के बयान उन्होंने दिए, अब जाके माफ़ी मांग रही है इंटरव्यू में। क्या कहना है, क्या कारण है अब माफ़ी मांगना पड़ रहा है उनको? ठीक है, हमारे पड़ोस में एक शराबी रहता था, रात को नशा करता था, दुनिया भर को गालियाँ बकता था। जब उसे खूब बदले में गाली बकती थी तो सुबह जाके सबसे माफ़ी मांगनी शुरू करते, भाई मेरे से गलती हो गई, भाई मेरे मुँह से निकल गई। आपने देखा होगा ना, एक बच्चे का वीडियो वायरल होता है अक्सर, भाई मेरी गलती हो गई, मेरे मुँह से निकल गई, अब मैं कुछ ना बोलूँ, अब मैं अब ना कुछ करूँ, भाई कसम, माँ की कसम और बहन की कसम। वही हाल इस नशेड़ी का है। सीधी सी बात है, नशे में रहती है, 24 घंटे में नशे रहती है, और अब ऊपर से थोड़ा सा सत्ता का नशा चढ़ गया है, तो वो सत्ता का नशा सबसे ज़्यादा सर चढ़ के बोलता है, तो उसमें उल्टे सीधे अनर्गल बयान दे रही है। और मैं तो कहता हूँ भगवान और ऐसी उसे कुबुद्धि दे, और 10-20 ऐसे बयान दे जो कांग्रेस के पक्ष में फेवर बनेगा और बीजेपी का डाउनफॉल होगा। पर उन्होंने अब अपने शब्दों को भी बदल दिया, उन्होंने कहा कि मैंने किसानों को नहीं, क्रिमिनल को बोला है, मेरे ऊपर टारगेट किया जा रहा है विपक्ष के तरफ। ट्वीट बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि किसान आंदोलन के दौरान रेप हो रहे थे लगातार, और हत्याएं करी जा रही थी, और मार के टांगा जा रहा था। साफ बोला है, किसान आंदोलन के दौरान किसानों ने ऐसी हरकत करी। अब वो अपने जितने मर्जी शब्द बदल ले, उससे क्या होता है? शब्द तो बाण होते हैं, बाण वापस नहीं आता, शब्द भी वापस नहीं आते। जो एक बार निकल गया, रिवर्स तो होने का उसका कोई सवाल ही नहीं उठता। अब वो जितनी मर्जी सफाइयाँ देती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और हम तो चाहते हैं ऐसे 2-4 बयान वो रोज दे, सीधी सी बात है, रोज दे, लोगों को भी पता चले ना कि कैसे कैसे नमूने चुन के उन्होंने संसद में भेजे हैं। आपसे बात करनी चाहिए रोजगार की, वो रोजगार की बात नहीं करेगी, शिक्षा की, वो शिक्षा की बात नहीं करेंगे, वो स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, रोड मैप की बात, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पर कैपिटल इनकम बढ़ाने की बात वो नहीं करेंगे। वो बयान देंगे उल्टे सीधे लगातार। ठीक है, आप उल्टे सीधे बयान दो, हमारे वोट बैंक में इजाफा होगा। अच्छा, कंगना ने ये भी कहा कि मुझे भाजपा की तरफ से फटकार मिली है, इसके लिए मैंने जो बयान दिया है। तो क्या लगता है मोदी जी को भी डर सता रहा है कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा इसका? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। और रही बात मोदी जी की, मोदी जी तो पिछले 9 जून से लगातार डर के साए में ही जी रहे हैं। आप उनके चेहरे की पिछली बार की हंसी देखिए और इन बारों की उनके भावभंगिमा देखिए। किसी मीटिंग में जाते हैं तो उनका चेहरा घुटनों तक लटका होता है, कहीं जाते हैं तो उनका हालत ख़राब होती है। पहले जब भी कहीं जाते थे, विदेश जाते थे, तो नड्डा साहब इनको छोड़ने जाते थे और नड्डा साहब रिसीव करने जाते थे। अब आपने देखा है, अकेले प्लेन में चढ़ जाते हैं और अकेले ही वापस आ जाते हैं। ना वहाँ नड्डा साहब होते, ना वहाँ कोई और लोग होते, गाड़ी जाती है लेके वापस आ जाती है। अगली सीट पे बैठते थे अपनी गाड़ी की, और लाइट इनके मुंह पे रिफ्लेक्ट मारती थी। अब वो रोशनी में से आने का वो भी खत्म हो गया कि पता है कि लटका हुआ चेहरा दुनिया को दिखाई देगा। उस सीट को छोड़ के लाइट बंद करा के पिछली सीट पे बैठना शुरू कर दिया। तो मोदी जी की तो हवाइयाँ उड़ी पड़ी हैं लगातार, कब गए कब गए कब गए, बस यही हालत है। जैसे कभी हमारे 98 के आसपास में अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो 13 दिन की सरकार बनी थी, उसमें आप भाषण देने आए थे अटल बिहारी जी, तो लगातार वो टेंशन में थे कि मेरी सरकार का क्या होगा क्या नहीं। जब वो गाड़ी से उतरे तो उनका एक जूता नीचे गिर गया था, उन्हें पता ही नहीं था कि मेरे पैर से जूता निकल गया, और वो चलते चले गए। पीछे जो उनके अंगरक्षक थे उन्होंने आके उनको जूता उठाया के दोबारा दिया जब वो पहनाया। तो वही हाल मोदी जी के, 24 घंटे एक ही चीज़ घूमती रहती है, A1 A2 को क्या जवाब दूंगा, मेरी सरकार तो जाने वाली है, अब A1 A2 को क्या जवाब दूंगा, A1 A2 को क्या जवाब दूंगा। हालत उनकी यही हुई पड़ी अब तो लगातार। अब 2 A1 A2 के अलावा वो N1 N2 और आ गए साथ में, नायडू और नीतीश। अब उनको क्या जवाब दूंगा, वो चारों खाने चित्त हुए पड़े हैं। कब किसको क्या जवाब दूंगा, कैसे समेटूंगा मैं अपनी सहायता, फैल तो खूब गया है। तो हालत तो उनकी खराब हुई, मोदी जी को तो डर लगातार सता ही रहा है। अच्छा, कंगना का कहना है कि मुझे टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से, लग रहा है विपक्ष टारगेट करने का काम कर रहा है, कह रही मुझे धमकियां मिलती हैं। उन्हें कौन धमकी देगा जी, क्या क्यों धमकी देंगे हम, क्या धमकी देंगे उन्हें, क्यों? और वो उसमें ऐसा है क्या जो उन्हें टारगेट करें? राजनीतिक समझ उसमें वो नहीं, बोलने की तमीज उसमें वो नहीं, बात करने का तरीका उसमें वो नहीं। नशेड़ी औरत, उसको क्या टारगेट करेंगे भाई? टारगेट किया जाता है किसी आदमी को, समझदार आदमी को, जिससे बातचीत करी जा सके, जिससे कुछ हासिल हो। ऐसे लोगों को कि मुझे टारगेट करा जा रहा है, अपने आप जबरदस्ती अपने आप को कॉलर खड़े कर रही है कि मैं बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, मुझे टारगेट करा जा रहा है। टारगेट करना ऐसे होता है, टारगेट करना होता है जो राहुल गांधी जी को टारगेट आप लोग करते हो, पूरी बीजेपी, जितने सांसद हैं, चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, और जितने स्टेट के सारे एमएलए हैं, वो निगम पार्षद, वो पदाधिकारी, वो मीडिया चैनल, वो करते हैं टारगेट। इसे कहते हैं टारगेट करना। कि राहुल गांधी जी ने किसी चीज़ में, मामूली सी बात में, अभी पीछे एक वो उनके बीजेपी IT सेल ने अपना वो कर दिया कि जन्माष्टमी पे बिना श्री कृष्ण की फोटो लगाए राहुल गांधी जी ने ट्वीट कर दिया। फिर उन अंधों को दिखाया गया, ये देखो ये नीचे श्री कृष्ण और ये उनकी ट्वीट में भाषा, उसको काट के दिखा रहे हैं कि भाई श्री कृष्ण की फोटो भी नहीं लगाना चाहते, कि फोटो से डर कैसा। टारगेट करना ये होता है। वो टारगेट उसे क्या करेंगे, नशेड़ी को क्या टारगेट करना, वो तो नशा मांगेगी और उल्टा खर्चा ही कराएगी। मुझे हरिओम दो, मुझे स्मैक दो, मुझे ड्रग्स दो, जैसे वो कभी वो अर्नब गोस्वामी करता था, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। थोड़े दिन में उसकी हालत यही होने वाली है कंगना रनावत की, और बहुत जल्दी वो उसको वापस ही भेजेंगे। मंडी के लोगों को अपने ऊपर दुख होगा कि हमने किसको नमूने को चुन के भेज दिया। जब उनके सांसद, उनके लोगों से सवाल करा जाएगा, भाई तुमने किसको सांसद बनाया तुमने? तो लोगों की भी तो जिम्मेदारी होती है, समझदार को चुनोगे, पढ़े लिखों को चुनोगे, तभी तो आप लोगों की मेंटलिटी पता चलेगी ना लोगों को कि आपने किस नमूने को चुन के भेज दिया। एक जनता जो है पढ़े लिखे को चुन के संसद में भेज रही है, तो पता चलता है ना कि उस इलाके की जनता समझदार है, कामयाब है, मुद्दों पे यकीन करती है।
अब वहाँ के लोगों ने भेज दिया, अब उनको शर्मिंदगी महसूस होगी कि हमने किस सांसद को बना दिया, किसे सांसद बना दिया। अच्छा, कंगना ने आरोप लगाया राहुल गांधी पे कि उनको सत्ता का लालच है, मोह है सत्ता का, और सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं राहुल गांधी। क्या कर दिया उन्होंने सत्ता के लिए अभी तक? क्या कर दिया? किसके साथ उन्होंने क्या गलत कर दिया? राहुल गांधी जी ने मुझे ये नहीं समझ। अगर वो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, अगर वो कुलियों से मिल रहे हैं तो क्या ये सत्ता का लालच है? अगर वो कोयला खदान वाली श्रमिकों से मिल रहे हैं तो क्या ये सत्ता का लालच है? अगर वो मोची के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, एक जन नायक हैं, वो जन नेता हैं, अगर वो जनता से मिल रहे हैं तो क्या ये सत्ता का लालच है? सत्ता का लालच होता तो उन्होंने 2004 में प्रधानमंत्री बन जाते, जब मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बनाया था। 10 साल तक सत्ता में रहे। सत्ता का लालच होता तो तब भी बन सकते थे, कौन रोक रहा था उन्हें? सर्वमान्य नेता थे, कोई भी बना देता उन्हें सत्ता का लालच नहीं है। जितना ये लोग ग्लोरीफाई करते हैं सत्ता का लालच, वो सिर्फ चाहते हैं कि समाज के हर तबके को न्याय मिले, जो कि हमारी पुरानी गांधी परिवार की और हमारे नेहरू परिवार की, कांग्रेस परिवार की जो है परंपरा रही है। हर निचले तबके को न्याय मिले, उसको सहूलियतें मिले, उसका जीवन स्तर ऊपर उठे, वो शुरू से लगते आ रहे हैं इस काम में, और वही वो काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए अगर वो सोचे कि इन्हें सत्ता का लालच है तो करती रहे, बोलती रहे, नशेड़ी तेरे बात पे हम कोई यकीन नहीं करते, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जितना मर्जी बोलो, अपने आप को लाइमलाइट में रखो। फिल्में उसकी फ्लॉप हो गई हैं, फिल्मों में कोई से पूछ नहीं रहा, इंडस्ट्री में जाने को बेचैन है। अभी एक नई फिल्म बना के लाई है। अब ये देखो पब्लिसिटी भी किसके सहारे हासिल कर रही है? फिल्म बना रही है इमरजेंसी, कैरेक्टर किसका कर रही है? इंदिरा गांधी जी का। बनाती तो किसी और के ऊपर बनाती ना। पहले एक बनाई थी झांसी की रानी, जिसमें वो झांसी की रानी बनी थी, नकली से घोड़े पर टक 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 टक, और कह रही है कि मैं टॉम क्रूज की तरह एक्शन करती हूँ। कितना सारा से झूठ बोला था, फिल्म इंडस्ट्री के जानकार सब जानते हैं इस बारे को। तो वही हालत सामने आ गई है उसकी। सारा झूठ दिन ब दिन पकड़ा जा रहा है उसका। कुछ नहीं होना इन नशेड़ियों का, ये सब वापस जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी के काम और व्यवहार को लेकर भी सवाल उठाया गया। बोले कि व्यवहार सही है, नहीं है, राहुल गांधी का काम करने का तरीका गलत है। क्या व्यवहार में उनके कौन सी गलती हुई? जब वो संसद में घुसे, पिछली बार संसद सत्र चल रहा था और सारा पत्रकार बिरादरी जो है उनको एक कंटेनर में बंद कर रखा था। जो ये कंटेनर होते हैं, जो मालवाहक कंटेनर बड़े बड़े, इनको एक पोर्टा केबिन बना के उसमें एसी लगा के और शीशे में बंद करके, आपने देखा होगा कितनी वीडियो वायरल हुई थी। सारे पत्रकारों को उसमें अंदर बंद कर रखा था कि आप जो है संसद परिसर में ना घूमो और ताकि किसी का इंटरव्यू ना ले सको। तो जब वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने बोला कि आपको भी पिंजरे में बंद कर दिया है, तो क्या ये बहुत गलत है कि भाई ये तो काम हमारा, हमारे माइक बंद कर रहे थे आपको? और अंदर संसद में जाके उन्होंने वो बात उठाई। जब शाम को ओम बिरला जी ने उनको बुलाया, उनके साथ बैठ के बात करी कि ठीक है जी, अब आप यहाँ नहीं बैठोगे, आप लोग घूम सकते हो। तो क्या ये काम करने का तरीका गलत है? अगर वो किसानों की बात उठा रहे हैं, गरीबों की बात उठा रहे हैं, SC ST OBC का आरक्षण चाह रहे हैं, उनकी जो असमर्थ लोग हैं उनके लिए बात करना चाह रहे हैं, तो क्या ये चीज़ गलत है? अगर वो ऐसे गलत है तो 1000 बार गलत है, और ऐसे गलत हमें 1000 बार मंजूर है। सीधी सी बात है। अच्छा, तो क्या लगता है कंगना रनौत का जो बयान आया उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव पे हरियाणा के? बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा जी। अधिकांश किसान वहाँ, ऐसा नहीं है कि पंजाब के थे, हरियाणा के भी किसान थे। अब जब उनके घर में ये बात पहुँचेगी, जब आप किसी को फैमिली को गाली दे देते हो, मेरा पड़ोसी मेरे फैमिली के किसी आदमी को गाली दे देगा और मैं अपने फैमिली में बताऊंगा भाई इसने मुझे गाली दी है, तो मेरे परिवार वाले सारे उससे नफरत करेंगे या नहीं करेंगे? तो वही चीज़ वहाँ पे एक किसान को गाली पड़ी है, उसके साथ में 4 लोग और फेवर में खड़े होंगे कि हमने तो इन्हें चुन के गलती करी, ये तो हमें करी आ रही है। हमारी बातें सुनने के बदले, हमारी जायज़ मांगे सुनने के बदले और इस तरह की हरकतें करी जा रही, तो हरियाणा में चुनाव पड़ना अवश्यम भावी है, पड़ेगा ही पड़ेगा। हरियाणा एक तरफा है जी। हरियाणा की तो मैं साफ बताता हूँ आपको, हरियाणा बिल्कुल एक तरफा चुनाव है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव है। कांग्रेस कन्फर्म बिल्कुल स्पष्ट बहुमत से वापस आ रही है। अभी पीछे उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपनी वो चलाई थी, हरियाणा मांगे हिसाब न्याय यात्रा। जिस जिले से गुजरे हैं, जिस सिटी से गुजरे हैं, जहाँ से वो गुजरे हैं, लाखों लोग उनके साथ आके मिले। भरी गर्मी में, भरी दोपहरी में वो चल रहे हैं, बारिश में चल रहे हैं, लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। इसी बात से पता चल जाता है कि बदलाव कितना बड़ा आने वाला है। अब वहाँ पे इन्होंने क्या करा है कि वहाँ पे वो आम आदमी पार्टी के जो सिसोदिया साहब को बेल मिल गई है, उन्होंने घोषणा कर दी कि जी मैं अकेला लड़ूंगा। तो अभी वहाँ सिर्फ वोट बांटने की जो राजनीति है वो शुरू हुई है। चंद्रशेखर रावण है, उसने भी कह दिया मैं JJP के साथ मिलकर चुनाव लड़ूंगा। तो अभी कोशिश में ये लगे हुए हैं कि बस कांग्रेस के थोड़े बहुत वोट किसी तरह काटे जा सकें, वो होना नहीं है। वहाँ एक तरफा मन बन चुका है लोगों का, ऊब गए हैं वहाँ पे। खट्टर साहब के शासनकाल से भी, नायब सिंह सैनी के शासनकाल से भी। खट्टर साहब किसको प्रमोट करते थे? जो सांपों का जहर बेचता है, रेप पार्टी आयोजित करता था, गमले चोरी करता था, ऐसे लोगों को खट्टर साहब प्रमोट करते थे। नायब सिंह सैनी साहब हैं, कैसे लोगों को प्रमोट करते हैं? जो उनके पहलवान बहन बेटी के ऊपर आरोप लगाते हैं। बबीता उन्हीं की रिश्तेदार जो है, बबीता फोगाट, उसने लगातार इनके विनेश फोगाट के ऊपर वो है। तो वो क्या हरियाणा के लोग समझ नहीं रहे क्या इन सब चीज़ों को? सब समझ रहे हैं कि कौन हमारे फेवर का है और कौन डिसफेवर का है। तो क्या लगता है मेन मुद्दे क्या रहने वाले हैं हरियाणा के चुनाव में? हरियाणा के देखिए सबसे नंबर 1 तो उसमें बेरोजगारी का 7.2 की दर से आज हरियाणा सबसे बड़ा बेरोजगार प्रदेश हो चुका है।
हाँ जी, सबसे बड़ा वो प्रदेश वो हो चुका है 7.2 के हिसाब से। उसके बाद वहाँ पे जो है अपराध बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। हरियाणा में अपराध का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि अपराधियों को प्रमोट करा जा रहा है सार्वजनिक मंच से, उनके हाथ खड़े करके उन्हें लोगों को दिखाया जा रहा है। एक गमला चोर, सांपों का जहर बेचने वाला, रेप पार्टी आयोजित करने वाला, उसे ऐसे लोगों को जब प्रमोट करेगी सरकार तो अपराध तो अपने आप ही बढ़ेंगे ना। और उसके अलावा वहाँ पे एक आपको याद होगा मोनू मानेसर हुआ करता था, उसे हरियाणा में शरण मिली हुई है। एक आपको याद होगा जामे मिलिया इस्लामिया में गोपाल भक्त अपने आप को कहता था, गोपाल गोपाल, जो जिसको बाद में नाबालिग दिया गया था, वो हरियाणा में शरण लिए हुए हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हरियाणा में शरण दे रखी है, तो जाहिर सी बात है फ़र्क पड़ना ही पड़ना है। वहाँ की जनता अमन चाहती है, शांति चाहती है, तो वो ऐसे लोगों से मिलने वाली नहीं है। वो कांग्रेस के राज में मिलेगी, कांग्रेस आएगी, कन्फर्म है।